नमस्कार दोस्तों, आप लोग सभी का स्वागत है ओपिनियन हाउस पे। आज हम लोग ये जो किसान आंदोलन चल रहा है 2.0, पिछले बार चला था, जिसमें 26 जनवरी पर क्या कारनामा किसान आंदोलन के नाम पर किया गया था, आप लोग सभी देख चुके थे। तो ये इसका जो दूसरा 2.0, लोगों का राय है कि 2.0 वही किसान आंदोलन है और उसी का दूसरा रूप चल रहा है। इसमें भी लगभग उसी टाइप के असामाजिक तत्व कुछ इस आंदोलन में घुसे हुए हैं। तो इसी विषय पर हम चर्चा करना चाहेंगे। हमारे सामने बैठे हैं भैया जी। इनको लोग गांव में भैया जी के नाम से जानते हैं। ये अच्छा खासा पकड़ रखते हैं राजनीतिक विषय पर और इनसे इसी विषय पर आज चर्चा करना चाहेंगे। तो सबसे पहले स्वागत है चैनल पर आपका। और हम इसके बारे में एक चीज आपसे पूछना चाहेंगे, जो सबसे पहले एक आम राय बना हुआ है लोगों के बीच में कि किसान आंदोलन नहीं है, ये सही नहीं है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि इसके आड़ में एक पॉलिटिकल आंदोलन चल रहा है, किसी कांग्रेस का पक्ष है, आम आदमी है, बहुत तरह के लोगों का, सबका अपना अपना राय है, सोशल मीडिया है, जिसको जो मर्जी है वो अपने हिसाब से लोग राय रख रहे हैं। डेमोक्रेसी है, राय रखना चाहिए और लोग ऐसा हमेशा करते आए हैं। तो हम इसमें एक ऐसे जो समझना चाहते हैं कि क्या सिरे से खारिज कर देना कि नहीं, किसान आंदोलन है, इनका मांग जो है, नहीं ये इलेक्शन से पहले आए हैं इसलिए ये गलत है, सही है, या सिरे से खारिज? कुछ लोग को है कि एकदम से ये बकवास है। इसका क्या महत्व है और क्या ये सचमुच में इसका समय सही नहीं है? क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि ठीक है, किसान है, किसान का आंदोलन जो है एक जायज चीज है, उनका कुछ मांगे हैं। डेमोक्रेसी में ऐसा ही होता है कि लोग प्रोटेस्ट करते हैं, अपनी मांगे सरकार से मनवाते हैं। तो कुछ लोगों को कहना है कि समय गलत है, मगर ये आंदोलन सही है। किसानों की स्थिति हिंदुस्तान में बहुत बुरा रहा है। पिछले कई आज़ादी जो 1947 के बाद भी हम आज़ाद हुए, लेकिन पूर्ण रूप से हम लोग को किसान को जिस स्तर पर विकास विकसित होना चाहिए था, वहां तक हमारा देश नहीं पहुंच पाया। क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले कि ये आंदोलन सही है या है सही नहीं है? इसका समय सही है या नहीं है? इसके बारे में आप क्या राय रखना चाहेंगे? किसान आंदोलन को अगर जैसे अध्याय 2 के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सबसे पहली स्थिति ये बनती है कि किसान आंदोलन को किसान आंदोलन की समीक्षा की गई या नहीं। अगर समीक्षा की गई तो किन किन बिंदुओं पर। जो पहले, इससे पहले जो हुआ था 2022, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2022 वाला आंदोलन, जिसमें लगभग किसान, लास्ट में वो जो किसान बिल आई थी, जिसको काला कानून बोला गया, और उसको बीजेपी सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो है वो वापस लिया था उस कानून को। उसके बाद वो आंदोलन समाप्त हुआ था। तो उसकी समीक्षा के बारे में आप कह रहे हैं? किसान आंदोलन का अध्याय 1 और अध्याय 2 यानी 1 और 2 दोनों को पहल करते हुए ये देखा जाए कि सरकार की नीति का समीक्षा 1 में हुआ या 2 में। अगर न 1 में हुआ न 2 में, तो फिर इस स्थिति में सरकार ये किसान आंदोलन सही नहीं है। अगर समीक्षा हुआ तो फिर सरकार की नीति कहाँ गलत है इसका जो है सो सिर्फ अगर दिखाया गया हो कहीं तो जायज है। नहीं, इसमें एक्चुअल में जो है, हम जो 2.0 बोले, उसका मतलब कोई इसका एक, क्या बोलते हैं, सामाजिक, मतलब लोगों का ये भाव है। क्योंकि पहला किसान आंदोलन में क्या था कि जो किसान बिल आई थी, उसके ऊपर पंजाब हरियाणा के जो किसान थे, और वैसे तो बोला गया था कि पूरे देश का किसान, लेकिन मुख्यतः पंजाब और हरियाणा के किसान जो थे, वो दिल्ली के सड़क जाम करके बैठ गए थे, वहां लंगर चल रहा था, सब कुछ। तो उसमें कुछ एक जनता जो परेशान हुई, जिनको आवागमन में दिक्कत हुआ, इस टाइप के कुछ लोग, कुछ ऐसे ही जो आम राय रखने वाली जनता थे, तो उन लोगों का कहना था कि ये किसान आंदोलन जो है एक फर्जी आंदोलन है, जो चूंकि उसमें बिल को वापस करना चाहते थे कुछ किसान। सचमुच में कुछ किसान वर्ग थे जो बिल को चाहते थे
क्योंकि उसमें सबसे अच्छी चीज जो मेरा व्यक्तिगत राय है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग उसका सबसे जबरदस्त एक प्रोविजन था। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जिसमें विपक्ष कांग्रेस मैं कह सकते हैं जो भी पार्टी का नाम तो चलिए, लेकिन कांग्रेस के लोग ये बात बोले थे, इसलिए हम नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं है। तो वो बिल्कुल बोले थे कि ये जो है अंबानी अडानी को जमीन बेच देने के लिए ये कानून को लाया गया था। लेकिन हमारा जो पर्सपेक्टिव था, उसमें जो नजरिया था कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक ऐसा चीज है कि अब जो छोटे किसान हैं या जो बड़े किसान भी हैं, बहुत सारा दिक्कत लेबर का, कुछ वर्ग ऐसे हैं जैसे बिहार झारखंड इस तरह के एरिया में अभी भी उन्नत तकनीक जो है नहीं आ पाया है खेती के लिए। तो उसमें क्या था कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में इतना पैसा और एक रिसर्च है उसके पास, कंपनी अगर कोई इस टाइप का ये रिसर्च करके और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करती है, तो वो चूंकि कभी देखते होंगे कि अगर टमाटर जो है, पता चला कि टमाटर का उपज जो हो गया बहुत ज्यादा हो गया, तो किसानों को 50 पैसे किलो तक में सड़कों पर फेंकना पड़ता है। इस तरह का भी नौबत आता है। लेकिन जो एक कंपनी जब कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेगी, तो वो एक ग्लोबल रिसर्च करेगा कि कितना कंजप्शन है, ग्लोबल कितना कंजप्शन है, रीजनल कंजप्शन कितना है, नेशनल कंजप्शन कितना है, और उसका पकड़ किस किस मार्केट तक के है। तो इसलिए थोड़ा सा व्यक्तिगत रूप से हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला प्रोविजन जो है उससे हम बड़ा प्रभावित थे और उसको अच्छा मानते थे। ये मेरी व्यक्तिगत राय है, हो सकता है कि ये गलत हो। लेकिन उसी के वजह से उसको बोला गया था कि ये कानून को, पूरे कानून, उसमें और भी प्रोविजन थे, पूरा कानून को वापस करवा दिया गया, जबकि उसमें एमएसपी ओपन मार्केट में बेचने का प्रोविजन था। बहुत सारा किसानों के लिए अच्छा वो कानून में दिया गया था, लेकिन वापस करवा दिया गया। तो उसको एक तरह से उस कानून को वापस करना कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा, कुछ किसान वर्ग, ये किसान से अलग नहीं, किसान वर्गों को के बीच में ये बात थी, तो उनको भी अच्छा नहीं लगा कि ये ठीक नहीं हुआ है। लेकिन जो उसी के आधार पर इसको 2.0 नाम दिया गया है, 2.0, कि मतलब एक जो हुआ वो भी गलत था, गलत काम कर दिए थे, किसान रोड पर आए, आवागमन को बाधित किए, देश का आर्थिक नुकसान करवाए, उसके बाद कानून को वापस करवाए। तो उससे कुछ जो नाराज लोग थे उसको वन बोले थे। इस बार भी जो नाराज लोग हैं वो उन्हीं का कहना है कि एक किसान आंदोलन 2.0 है। तो इस मतलब कि नजरिए से आपका इसमें क्या राय है? सबसे पहले हम इसमें जो आपसे जानना चाहते हैं कि आंदोलन का सही में समय गलत है या पूरा आंदोलन ही गलत है? इसके बारे में थोड़ा सा आप अपना पक्ष रखिए। सबसे पहली बात यह है कि आप जिस विषय को समझना चाहते हैं, हम जहाँ तक के समझ पाए हैं कि किसान आंदोलन का जो है सो मुख्य बिंदु अगर ये है कि फार्मिंग कॉन्ट्रैक्ट, तो फार्मिंग कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, ये तो जो है सो रेट कॉन्ट्रैक्ट है। और जब तक के रेट कॉन्ट्रैक्ट जो है से को लोग नहीं समझ पाएगा, तब तक के जो है से इस विषय को समझ नहीं पाएगा। और उस स्थिति में ये विषय जब नहीं समझ पाएगा, तो फिर जो है सो आदमी एक गलत आंदोलन करता रह जाएगा। इसलिए कि फार्मिंग कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ही कुछ और है, रेट का मतलब कुछ और है। कंपनी के साथ जो गवर्नमेंट का ये कानून है, ये है कि आपका रेट एग्रीमेंट, नॉट फार्मिंग कॉन्ट्रैक्ट। नहीं, ये पिछले कानून में ये प्रोविजन था, लेकिन अब उस वो कानून वापस हो गया है, तो इसका तो खैर कोई मतलब ही नहीं है। अभी तो इनका जो मांग है मुख्यतः एमएसपी पे गारंटी। एमएसपी में लगभग 24 फसल आता है, जिसको जो मिनिमम न्यूनतम समर्थन मूल्य है, जो सरकार जो ऐड कर रखी है, उसमें 24 फसल आता है। तो इसी के ऊपर ये जो किसान चाहते हैं कि इसकी सरकार गारंटी ले। दूसरा एक इनका जो मांग है कि जो किसान जिनका एग्जैक्टली एज बेसिस हमको नहीं पता है, लेकिन एक मोटा मोटी 60 या 65 ईयर्स जो एबव हो चुका है, उनको पेंशन के रूप में पर मंथ 10,000 रुपया दिया, जिसका लगभग 21 लाख करोड़ का अगर ये इस तरह से मांग जो है उसको मान लिया जाए, तो बजट जो हमारा अभी है उसमें लगभग 21 लाख करोड़ रुपया को
ऐड करना पड़ेगा, इतना खर्च सरकार को बढ़ जाएगा बजट में। तो ये कहाँ तक आपको जायज लगता है कि ये मांगा जाए और सरकार मानेगी? और दूसरा चीज कि चूंकि सेशन अब बिना इलेक्शन, जब नेक्स्ट इलेक्शन नहीं होता है, जो नई सरकार आएगी, तो कोई भी इसके ऊपर अगर कानून बनाने की जरूरत पड़ती है, तो जब तक संसद नहीं चलेगा, सेशन नहीं शुरू होगा, तो बिल नहीं आएगा। तो ये समय इसी बेस पर कुछ लोग, बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी का वीडियो अवेलेबल है, वो अभी 2-3 दिन पहले ही इस विषय पर बोले। वो एक्चुअल में किसान आंदोलन को बोले कि नहीं, आंदोलन इनका अधिकार है और इनकी मांग जो है वो हर डेमोक्रेसी में लोग ऐसे ही मांग रखते हैं, मांग के ऊपर विचार सरकार को करना चाहिए। लेकिन अगर हम कुछ करना भी चाहें तो अब संभव नहीं है टेक्निकली, क्योंकि सेशन खत्म हो चुका है। अब जब तक नई सरकार नहीं आती है तब तक कोई कानून भी नहीं बनाया जा सकता। ऐसे में किसानों को जिद करके बैठ जाना कि नहीं हम दिल्ली जाएंगे और ट्रैक्टर के साथ जाएंगे, जबकि सरकार का एक जो अपना पक्ष दिया गया है कि आप ट्रैक्टर वगैरह न ले जाएं, आप पैदल दिल्ली आ सकते हैं, आपको एक निर्धारित जगह दिया जाएगा, वहां आप आंदोलन को जारी रख सकते हैं, सरकार के साथ आप जो नेगोशिएट करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन इनका कहना है कि हम ट्रैक्टर लेकर ही दिल्ली जाएंगे। इसी में हर रोज ये न्यूज आ रही है, थोड़ा दोनों पक्ष में तनातनी भी चल रही है, कुछ लोगों के बीच मारपीट का भी खबर सारा चैनल पर अवेलेबल, नेशनल चैनल पर 24 घंटा चल रहा है। तो इसीलिए हम इसके बारे में थोड़ा सा समझना चाहते थे कि जो आप बोले कि समय समय का कुछ आपके बारे में लगता है कि सचमुच में समय कुछ मायने रखता है आंदोलन के लिए? सुधांशु जी सरकार में रहे हैं, उनका सरकार का जो है सो अगला समय चुनाव है, वो नहीं कुछ बोल पाए। मगर रह गई बात कि अगर आप अनर्गल मांग करते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप राजनीति से प्रभावित हैं, और जब राजनीति से प्रभावित हैं तो आपको जो है सो सत्ता पाए हुए हैं, आपको सत्ता पाने की लालसा है। किसान आंदोलन का जो मूल तत्व है उसको दो में आप एक भी जो है सो समझ नहीं पा रहे हैं या उसको समझना नहीं चाह रहे हैं। ये एक चीज और चल रहा है, इसमें भी थोड़ा सा हम अच्छा, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग, मतलब एक तरह से पब्लिक न्यूज देख रहे थे, एक छोटा सा क्लिप था, बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। एक नैरेटिव चलाया गया था पहले भी, और आमतौर पर इस बात से हम भाग नहीं सकते हैं कि जो भोजन है वो बहुत ही एसेंशियल चीज, अगर हवा पानी के बाद आता है मुख्य रूप से इंसान या किसी भी प्राणी को लगभग सर्वाइवल के लिए। कुछ प्राणी जो हैं, कुछ ऐसे पाए जाते हैं जो पानी नहीं यूज करते हैं, लेकिन एक मोटा मोटी मैं बात कर रहा हूं कि ये बिल्कुल एसेंशियल चीज में है। और ऐसे में एक नैरेटिव का आना कि अन्नदाता, ये बड़ा ये चिंतन का विषय है, क्योंकि कुछ चीजें जो है समाज में एक नैरेटिव फैलाने के लिए, क्योंकि अभी एक 5th जनरेशन जो इंफॉर्मेशन का पूरा जमाना है, तो इसमें सबसे बड़ी चीज है कहीं भी इवन इंफॉर्मेशन वारफेयर जिसको बोलते हैं, तो हर जगह एक चीज ये तो इन्वॉल्व है और उसमें नैरेटिव का बड़ा रोल होता है। तो इसमें जो बोला जा रहा है कि किसानों का मतलब कि ये अन्नदाता हैं, तो इस बात से हम इनकार तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसी पक्ष में वो छोटा सा जिस क्लिप की बात कर रहे हैं वो बड़ा वायरल हो रहा है कि ठीक है, अगर किसान अन्न उपजा रहा है, वो अन्नदाता है, तो भाई हम कपड़े का मिल है हमारा, हम कपड़ा प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो फिर हम कपड़ा दाता है। तो फिर तुम अगर अन्न बोलते हो कि हम अन्न नहीं देंगे, तो कैसे खाओगे, अन्न खाना छोड़ दो, तुम कपड़ा पहनना छोड़ दो। इस तरह का लोगों का ये भाव जनरल आता है पब्लिक में, हम इसके डेप्थ में नहीं जा। लेकिन ये जो नैरेटिव है अन्नदाता, इसको भी लगभग कुछ पार्ट पक्ष जो है इसको खारिज करना चाहता है कि कोई भी किसान जो है वो एक बिजनेसमैन है, वो भी एक खेती भी एक बिजनेस के तौर पर है, जिसमें आपका प्रॉफिट, जैसे इवन बहुत सारा चीज जो है कृषि में ही आता है, पोल्ट्री फार्म, फिशिंग,
ये सारी चीज, जबकि इसके ऊपर एमएसपी वगैरह कोई भी सरकार का मानदंड नहीं है कि हाँ हम अगर जैसे बर्ड फ्लू वगैरह आता है तो पोल्ट्री फार्म वालों का काफी लॉस हो जाता है, तो उसमें सरकार किसी प्रकार का उनको सहायता, कंपनसेशन इस तरह का नहीं देती है, जबकि किसानों के लिए जो भी है सरकार के तरफ से जो कुछ एमएसपी वगैरह दी जा रही है, तो ये कुछ लोगों का कहना है कि ये भी एक बिजनेस है और बिजनेस बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि वो सिरे से कृषि को भी कारपोरेट की तरह देखना चाहते हैं कि ये फुल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी जवाबदारी है, प्रॉफिट है, लॉस है, जो भी है आपकी है। तो क्या इस तरह से देखा जाना कितना उचित है? और दूसरा, इसी में एक पक्ष और आता है कि क्या सचमुच में ये बिजनेस के तौर पर इसे डाल देते हैं? तो एक चीज जान लीजिए कि कोई बिजनेस, ये भी एक सत्य है कि कोई कंपनी अगर 1980 में खड़ा हुआ था, उस समय उसका मार्केट कैप अगर 5,000 करोड़ का था, तो आज उसका मार्केट कैप 50,000 करोड़ का है। जबकि कृषि में जो कृषि करने वालों का जो विकास दर है, वो इस तरह का नहीं देखा जाता है। उनका क्रमशः जब तक कि उनके घर में कोई किसी तरह का जो कॉर्पोरेट वगैरह में जो नहीं गए, कृषि सिर्फ जो कृषि की बात कर रहे हैं, तो उसके अनुसार इतना विकास दर किसानों में नहीं है, तो उनको सीधा कॉर्पोरेट से कंपेयर करना कितना उचित रहेगा? सबसे पहली बात है कि अगर सरकार का मंशा को दिमाग में रखा जाए और किसान की स्थिति का आकलन किया जाए, तो किसान की स्थिति ये है कि वो जो है सो इनको अन्नदाता कह करके खुश करने के लिए, इसे कि सरकार को मालूम है कि 70% यही है, 70% पॉपुलेशन के लिए कोई भी खुश करने के लिए कोई खुशामद कर लेगा। मगर रह गई बात कि अगर इनकी वास्तविक स्थिति है, अगर कारपोरेट का दर्जा इनको मिलता है, तो फिर ये जो है सो कारपोरेट के लायक स्थिति जो बनेगी, कॉर्पोरेट के साथ तुलना करना, तो कारपोरेट के लायक जो स्थिति बनेगी, उस लायक यहाँ का जो जनसंख्या आधारित सिचुएशन है, वो इनके पक्ष हाँ, में नहीं है। राजनीति है, मतलब इस नैरेटिव के पीछे भी कहा जा सकता है कि चाहे एक सरकार राजनीतिक। पक्ष हो या विपक्ष, दोनों इसका लाभ लेने के लिए, इसलिए कि सीधा सीधा दृष्टि इनका 70% पर है, और इस 70% को खुश करने के लिए अन्नदाता कह लें या भगवान दाता कह लें, बात तो यानी बड़ा यहाँ भी एक तरह से सिर्फ वोट राजनीति वोट बेनिफिट, बैंक। वोट बैंक का चापलूसी है। चलिए इस नैरेटिव को, लेकिन ये एक आम पब्लिक का राय था, जो लोगों का एक विचार है, जो हर एक स्वस्थ लोकतंत्र में होनी चाहिए, हर लोग ऐसा अपना अपना विचार रखते हैं। लेकिन ये जो कहना किसानों के, लेकिन इसमें जो एक चीज है जो बहुत महत्वपूर्ण है और जो हम देखे भी हैं, जो किसी भी सिरे से मैं व्यक्तिगत तौर पे उससे उम, समर्थन नहीं देता हूँ उस बात को, कि आंदोलन के नाम पे सड़कों को बाधित करना, सरकारी संपत्ति को, सार्वजनिक संपत्ति कहिए, वो हमारे आपके पैसे के टैक्स से ही बनाया गया है, खरीदा गया है, जो भी है, उसको बर्बाद करना। दूसरा, पुलिस प्रशासन जो है, सीधा उनसे टकराना, क्योंकि किसान के बाद जवान, जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा रहा है। तो एक तरह से जब भी इस तरह का टकराव की स्थिति आती है, तो राजनीति करने वाले तो अपनी राजनीति की रोटियां सेक लेते हैं, लेकिन सामने जो खड़ा होता है, अगर एक तरफ किसान है तो दूसरे तरफ जवान। और इस विषय के ऊपर जो आंदोलन करने वाले लोग हैं या किसान हैं, ये इनको इसके इस पर कितना, मतलब वाइड एंगल से इनको देखना चाहिए कि नहीं, ये जो चीजें हैं ये भी हमारी ही है, हमारे मेहनत का है, जो कि आप जैसे बताए कि 70% जनसंख्या जो है कृषि पे डिपेंड करता है। तो इस स्थिति में 70%, तो 70% का योगदान जो भी भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी है बनाया गया है, तो इसको बर्बाद करना कितना उचित है? एक आंदोलन के नाम पे फूक देना सार्वजनिक संपत्तियों को, रेलवे को बाधित करना, इसको आप कैसे देखते हैं? भारत के राजनीति में एक बुनियाद डाला गया। उस समय की स्थिति ये थी कि भारत स्वतंत्र हुआ नहीं था। नेहरू जी जैसे कांग्रेस के अध्यक्ष थे नहीं, अध्यक्ष का चुनाव था, और उस समय सरदार पटेल को 14 वोट मिला।
एक वोट जो है ये थोड़ा सा विषयांतर हो रहा है इसके, इस सब्जेक्ट पर हम कभी बाद में एक, चूंकि ये छोटा सा एक, जब नेहरू जी का चेहरा कोई छोटा चेहरा नहीं है, अगर इसको हम यहाँ पर लाते हैं तो हमारा जो चर्चा है काफी लंबा हो जाएगा, क्योंकि उस वो फिर पूरी चर्चा का विषय ही बदल जाएगा। तो इसको थोड़ा सा हम अभी अलग रखना चाहेंगे कि इसका बुनियाद, हाँ चलिए वो जो पीछे चला, लेकिन हम इसको अभी के दौर से ही और पिछले 3 साल पहले जो पिछला आंदोलन से ही हम ज्यादातर कंपेयर करना चाहेंगे, और मांगों को हम देखना चाहेंगे कि ये जो कर रहे हैं, एक, हाँ, एक व्यक्तिगत दृष्टि या सार्वजनिक दृष्टि जो लोगों का होना चाहिए कि क्या किसी भी आंदोलन में, एक किसान आंदोलन नहीं, एक ऐसे भी अपना एक कॉमन सेंस है कि देश राष्ट्र जो भी है ये सबका कॉमन प्रॉपर्टी है, सार्वजनिक प्रॉपर्टी है। इसमें कहीं न कहीं हमारा भी कुछ योगदान रहा है, ये जितना विकास किया है, जो भी इसमें बना है। तो इसको एक आंदोलन, हमारा किसी भी मांग को लेकर के उन चीज़ों के ऊपर हावी हो जाना, उनको बर्बाद करना। चूँकि अभी हम देख रहे हैं पिछले करीब, अगर कह सकते हैं 10-12 सालों में, कि अधिकतर आंदोलन में ये चीज़ें दिखाई दी हैं कि हर आंदोलन में एक तरह के लोगों का गुस्सा जो है सार्वजनिक संपत्ति, उनके ऊपर बहुत ज्यादा, उसको जला देना, तोड़ देना, बर्बाद कर देना पुलिस के साथ। ठीक है, वो कुछ पैमाने पे आता है कि जब सामने पुलिस है, हमारा मांग है, तो वो थोड़ी टकराव की स्थिति को वो बेनिफिट ऑफ डाउट में दिया जा सकता है कि चलो उसमें थोड़ी बहुत झड़प हो गई, वो बात। लेकिन एकदम कभी-कभी इतनी भयावह तस्वीरें देखने को मिलता है, जिसमें करोड़ों-करोड़ों का सार्वजनिक संपत्ति को फूँक दिया जा रहा है, बर्बाद कर दिया जा रहा है। तो ये किसान का ये काम जनता के हिसाब से भी ये कहाँ तक उचित है? लोगों का ये भाव जो है आया कहाँ से, और इसको कहाँ तक रोकने की ज़रूरत है, जागृति लाने की ज़रूरत है, इसमें कैसे आप देखते हैं इस चीज़ को? जहाँ तक विषय है, संवैधानिक प्रावधान में कुछ त्रुटियां हैं जिसका लाभ आज तक के आंदोलनकारियों को मिलता आया है। आंदोलनकारी का स्थिति ये है कि कहीं आंदोलन कर जाते हैं, उसके बाद उनका जो है सो जो नुकसान हुआ सरकार का, इसके प्रति जो है सो उनका कोई जवाबदेही नहीं, सरकार उन्हें जवाबदेही लेने को तैयार है न पब्लिक। तो आंदोलनकारी पब्लिक नहीं कहिए, और इसका सीधा नुकसान पब्लिक को होता है। आज जो है दिल्ली को अब जो है बाधित करें तो भी पब्लिक का नुकसान है। सरकार बहुत प्रयास करती है, कहती है कि हम फेल कर गए। हाँ, इसका सबसे मुख्य कारण है संवैधानिक कमियां या खामियां कह सकते हैं। संविधान का सबसे अगर खामी को दूर करने का दो विकल्प, एक जो है सो हमारे यहाँ सबसे न्यायपालिका और दूसरा संसद, ये दोनों जिस दिन चाह लेंगे कि हाँ ये जो है सो संवैधानिक कमजोरियां दूर हो जाए, उसके बाद ये जो इसमें थोड़ा-सा हम ऐड करना चाहें। जैसे आप बोले कि ये सही, बड़ा उचित होगा ये कहना कि संवैधानिक जो कमजोरियां हैं, या कहिए कि न्यायपालिका और विधायिका, संसद, ये बड़ा मुख्य भूमिका है इनका। लेकिन अभी कुछ पिछले 1-2 सालों में कह सकते हैं कि कभी-कभी ऐसी स्थिति भी देखने को मिला है, जब न्यायालय, या कहिए कि सर्वोच्च न्यायालय या न्यायपालिका कह लीजिए, और संसद आमने-सामने टकराते महसूस हुए हैं। जब कोई भी शरीर में दो हाथ है और दो हाथ का उपयोग यही है कि एक दूसरे का सपोर्ट करना, अगर आपस में विरोध करना शुरू कर दें तो रिजल्ट वही होगा हाँ, फिर तो वही होगा। जो आज की स्थिति है। अच्छा, चलिए अब इस विषय पर एक आखिरी बिंदु जो लेना चाहेंगे आपसे, एक आखिरी टिप्पणी लेना चाहेंगे कि एक जो अभी लोगों का एक परसेप्शन है, उनका आत्मबोध ऐसा हो गया है कि जब से ये सरकार आई है, बीजेपी सरकार की बात कर रहे हैं, तो ये किसी भर प्रकार का उदंडता जो आंदोलन के नाम पे होती है, उसको ये बढ़ावा देती है। उसको रोकथाम के लिए, जैसे सीएए, वैसे ये हमारा विषय नहीं है, लेकिन एक उदाहरण के तौर पर हम इसको रखना चाहेंगे कि उसमें
काफी जगह सड़कों को बाधित किया गया। दिल्ली में कई, जब तक कोरोना काल नहीं आया, लॉकडाउन लगा, उसके बाद में वो जो पूरा वहां जमघट लगा था उसको फिर हटाया गया, वो भी कोरोना की वजह से। लेकिन एक काफी समय तक वो आंदोलन चला और सरकार, न्यायपालिका, ये सारे मतलब कि इस आंदोलन को, जबकि उसमें कुछ था नहीं, सीएए में तो बिल्कुल नहीं था। उसके ऊपर किसी दिन अलग से इसके ऊपर डिबेट करेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आप लोग जो भी देख रहे हैं कमेंट कीजिएगा। आप लोग भी जो सब्जेक्ट रखना चाहेंगे तो कमेंट में बताएंगे, तो हम उसके ऊपर अपना बैठकर चर्चा करेंगे, एक विस्तृत चर्चा होगा। तो हम उसी के बारे में बोल रहे हैं कि एक परसेप्शन लोगों के बीच में बन गया है कि जो बीजेपी सरकार है, ये आंदोलन के नाम पर लोगों को मतलब बढ़ावा, इस तरह के उदंडता को ये बढ़ावा दे रही है। हर बार लोग आते हैं लाठी डंडा लेकर, हमेशा प्रशासन के साथ झड़प करते हैं, आपस में मारपीट होती है, लोग घायल, कई बार लोग अच्छे खासे संख्या रही है, लोग मारे गए हैं। उसके बाद में फिर उसके बाद भी कोई एक सख्त जो प्रशासनिक कदम की जरूरत होती है, एक सख्ती की जो जरूरत होती है, तो वो हमेशा हाथ बांधे खड़े रहते हैं। और इसका जो पहला किसान आंदोलन, इसका बड़ा सटीक उदाहरण रहेगा कि दिल्ली के लाल किले पे जाकर के तिरंगे झंडे को उतार देना, ये एक बहुत मतलब विकृत दृश्य रहा था। वो उसको हम तो लाइव उस समय देखे थे, जिससे हम काफी विचलित भी हुए थे। तो ये सरकार पर एक आरोप लगता आया है अभी, जबकि सरकार के समर्थन करने वाले लोग भी इस तरह के आरोप लगा रहे हैं कि ये बीजेपी का ये तरीका जो है। इसके बारे में आप कुछ अपने तरफ से टिप्पणी करना चाहेंगे? वाजपेयी जी की सरकार थी। वाजपेयी जी की सरकार को षड्यंत्र के द्वारा गिराया गया। ईमानदारी से सरकार चला रहे थे। उनका कोष को अगर का आकलन किया जाए तो उससे अच्छा कार्यकाल किसी का नहीं रहा। स्थिति फिर जो है सो वही है कि मोदी जी का कार्यकाल बहुत अच्छा है और इसको किसी तरह ध्वस्त करके राज सत्ता पर काबिज किया जाए, यही तो उद्देश्य है। चलिए, काफी समय हो गया है, फिर आगे किसी विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए चर्चा को विराम देते हैं। आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके, अगर विषय अच्छा लगा हो, आपको ये चर्चा पसंद आया हो, तो अपने मित्रों के बीच में शेयर कीजिए। धन्यवाद।